नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं भाई शिवम, आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक नाकाम गृह मंत्री की वजह से बर्बाद हो रहे एक खूबसूरत सूबे के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, वजह जानना चाहते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि 2001 में इंफाल में हिंसा क्यों हुई, हिमपाल क्यों जला और बीजेपी सरकार क्यों उस वक्त भी नाकाम रही, क्योंकि नागा समझौते के बाद बीजेपी सरकार इंफाल को जलने से रोक नहीं पाई। ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार के बाद जब कांग्रेस सरकार वहां करीब 10 साल तक रही और उसने 15 सालों तक मणिपुर को शांत बनाए रखा, बीजेपी के आते ही मणिपुर क्यों सुलगने लगा? चलिए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। एक पत्रकार है सुदीप चक्रवर्ती, उनकी एक किताब है जिसका नाम है दी ईस्टर्न गेट। इस किताब में उन्होंने अपनी चुराचांदपुर की यात्रा को लिखा है, यात्रा के बारे में लिखा है। चुराचांदपुर मणिपुर की वही जगह है जहां पर हिंसा भड़की, यानी ग्राउंड जीरो, और इस किताब में उस जगह का जिक्र है। वो लिखते हैं, यानी सुदीप चक्रवर्ती लिखते हैं कि वो जब यहां गए तो एक चर्च पर लिखा हुआ था, एक संकेत लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि एक रास्ता है जो एक आदमी को सही लगता है लेकिन वो मृत्यु पर समाप्त होता है। हैरानी होती है ये जानकर कि आज की परिस्थिति यही है। वहां पर जो रास्ता सरकार को सही लग रहा है वो मृत्यु पर जाकर समाप्त हो रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा कई कारणों से चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। हम इसको विस्तार से समझें उससे पहले आप जरा याद करने की कोशिश करिए कि क्या इस हिंसा पर आपको सरकारी क्रूरता दिखाई नहीं देती, सरकार की क्रूरता दिखाई नहीं देती? ऐसा नहीं लगता कि वो पीएम जो हर बात का क्रेडिट लेने से कभी नहीं शर्माते, कभी पीछे नहीं रहते, वो चुप हैं? जब कोई वास्तविक संकट होता है जो संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा होता है तो चुप्पी साधे दुम दपाए पीएम साहब क्यों बैठे रहते हैं? मणिपुर के मामले में ऐसा ही लगता है कि धारा 355 लागू करने के बाद भी डबल इंजन की सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच बंटवारे की राजनीति है वो 4 सामानों पर आधारित है जिनका अंतर्निहित तर्क शून्य है। 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है एथनिक क्लींजिंग यानी वर्गगत हिंसा को, लेकिन यह खत्म नहीं हुई। मणिपुर चाकू की नोक पर है इस समय। राज्य सरकार, नौकरशाही और पुलिस और सभी राजनेता जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जातीय आधार पर विभाजित हैं इस वक्त। गृहमंत्री अमित शाह ने समझौता करने और सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए हिंसा को 15 दिनों के लिए रोकने की अपील की। वो वहां रहे, लंबा वक्त उन्होंने बिताया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में छिटपुट जारी हिंसा अभी भी है। राज्य सरकार निष्क्रिय है लेकिन वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मणिपुर में सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रमुख कुलदीप सिंह द्वारा संभाली जा रही है वहां पर, जिन्हें केंद्र सरकार के कहने पर सुरक्षा सलाहकार वहां पर नियुक्त किया गया है कि वो हालात को सामान्य करें। केंद्र सरकार सच्चाई से पर्दा डालकर हकीकत को ढकने की कोशिश में है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 3 जून तक पिछले महीने पहली बार हिंसा भड़कने के बाद से अब तक करीब 98 लोग मर चुके हैं, 310 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आगजनी के 4000 से ज्यादा मामले, 3734 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, 4000 से ज्यादा हथियार और 5 लाख राउंड गोला बारूद लूट लिया गया है, जो कि ज्यादातर इंपाल घाटी में पुलिस थानों, सशस्त्र पुलिस बटालियनों के जो शस्त्रागार थे वहां पर बस पक्षपातपूर्ण पुलिस द्वारा सौंप दिया गया। अब केवल 790 हथियार और 10,648 राउंड बरामद किए गए। राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित 40,000 व्यक्ति हैं। जिन हथियारों की बात मैं कर रहा हूं, कुकी आरोप लगाते हैं ये हथियार राज्य के मुख्यमंत्री के इशारे पर लुटवाए गए और मैतेई को पूरा समर्थन दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से। वहीं केंद्र की सरकार का समर्थन कुकी को हासिल है, क्योंकि मणिपुर में यह बात आम है कि कुकी के पास जो हथियार हैं वो अर्धसैनिक बलों ने उन्हें उपलब्ध कराए हैं और मैतेई की मदद राज्य सरकार कर रही है। वो अलग बात है कि दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली मैतेई राज्य सरकार में ज्यादा मजबूत हैं और इनको बीजेपी का समर्थन हासिल है। मणिपुर में जाति हिंसा की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की अफवाहें चारों तरफ हैं कि इससे कहीं ज्यादा हिंसा दूसरे राउंड में हो सकती है। अस्थिर स्थिति उन पूर्व के विद्रोही संगठनों को फिर से उठ खड़ा होने के लिए एक फर्टाइल जमीन उपलब्ध करा रही है, जिन्होंने या तो सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या बस वो निष्क्रिय हो गए हैं। मणिपुर के एक अराजक राज्य में बदल जाने के बीच केवल एक चीज खड़ी हुई है और वो है हमारी भारतीय सेना। और इसके इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों की दूरदर्शिता को देखते हुए
1980 के बाद से राज्य में सेना की आतंकवाद विरोधी तैनाती अभी भी है। 1980 के बाद 30 सालों तक सेना ने 3 अलगाववादी जाति समुदाय, जिसमें नागा हैं, मैतेई हैं और कुकी हैं, इनसे लड़ाई लड़ी और आखिर में मणिपुर को नियंत्रण में ले आए। 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा यानी NSCN-IM और 2008 में कुकी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CRPF की निगरानी में रखे गए शिविरों में विद्रोही उसके बाद चले गए। मैतेई विद्रोहियों ने कभी भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये गौर करने वाली बात है, लेकिन वो निष्क्रिय हो गए थे। विद्रोही समूह के अधिकांश हथियारों की तस्करी म्यांमार के रास्ते चीन से की जाती है। सेना की 3 कोर के तहत काम करने वाली असम राइफल्स का उग्रवाद ग्रिड काफी हद तक वहां पर बरकरार है। यह बल भारत म्यांमार सीमा की भी निगरानी करता है। 3 कोर का 57 माउंटेन डिवीजन भी वहां पर स्थायी रूप से मणिपुर और नागालैंड में स्थित है, मौजूद है। वहां पर 57 माउंटेन डिवीजन की जो प्राथमिक भूमिका होती है वो भारत चीन सीमा के लिए रिजर्व फॉर्मेशन के रूप में काम करने की होती है। राज्य के 16 जिलों में से 7 में स्थित 19 पुलिस थानों को छोड़कर मणिपुर में अभी भी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा लागू है, AFSPA। मणिपुर की असल हकीकत यह है कि 3 से 5 मई तक अराजकता अपने चरम पर थी। इसके बाद 6 से 21 मई तक थोड़ी सी इसमें कमी आई और उसके बाद अचानक से हिंसा भड़क गई। कभी कभी हिंसा भड़कने के बाद जो उसकी स्थिति होती है वो उसको अस्थिर कर देती है। सेना लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। इसके अलावा सशस्त्र बलों ने 36,000 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को सुरक्षा देने की बात कही है और 21,000 लोगों की अभी देखभाल की जा रही है वहां पे, जिन्होंने सेना के शिविरों में शरण ली हुई है। NH-37 और NH-2 मणिपुर के 2 जो प्रमुख राजमार्ग हैं, जिन्हें इसकी जीवन रेखा भी माना जाता है, उनको अभी खुला रखा गया है। वर्तमान में हालात बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, जिसका सामना सेना ने सिविल अथॉरिटी की मदद से किया है। मैतेई और कुकी के बीच की जो दरार है वो कम नहीं हो रही। सांप्रदायिक दंगों के विपरीत सेना की मौजूदगी के बावजूद अल्पसंख्यक गांवों पर छापा मारा जाता है और उनमें आग लगा दी जाती है। COAS के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ जो परेशानी खड़ी कर रही है वो जगह जगह पर सेना की टुकड़ियों को रोक देती है, जबकि उन पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब क्षेत्र में सक्रिय 21 मैतेई अधिकारियों के नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए तो सेना को मजबूरन सार्वजनिक तौर पर अपनी तटस्थता की बात दोहरानी पड़ी और कहना पड़ा कि हम न्यूट्रल हैं। सेना और पक्षपातपूर्ण पुलिस के बीच टकराव जिससे सेना इनकार करती है, उसकी खबरें आ रही हैं। जानकार कहते हैं कि मणिपुर में मौजूदा हालात तूफान से पहले की खामोशी की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जातीय कट्टरपंथियों ने राजनीति पर कब्जा कर लिया है और इसीलिए किसी केंद्र शासित प्रदेश या कुकी और नागाओं के लिए एक क्षेत्रीय प्रशासनिक परिषद से कम पर समझौते के फार्मूले के लिए दोनों ही तैयार नहीं हो रहे हैं, जो कि मैतेई लोगों के लिए अस्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि ये उनके ऐतिहासिक मैतेई राष्ट्र की विचारधारा के ताबूत में आखिरी कील होगा, खत्म कर देगा उसको। नागाओं ने ऐतिहासिक रूप से नागालिम या बड़े नागा राष्ट्र की मांग की है और NSM का पूरा नेतृत्व मणिपुर की तांगखुल जनजाति से है। हाल ही में मणिपुर के नगा नेता यह सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली भी गए थे कि नगा किसी भी मणिपुर समझौते से अलग ना हो। जब तक किसी स्वीकार्य समझौते के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक जातीय हिंसा के दूसरे दौर से इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी हो सकता है और यह बड़ा भयानक होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे बात शुरू की। 4000 हथियार लूटे गए, जिनमें से ज्यादातर मैतेई के पास हैं। सोए हुए मैतेई विद्रोही समूह छिपे हुए हथियारों के साथ फिर से सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही। पूर्वोत्तर में अलगाववादी उग्रवाद ने अपनी सत्ता चलाई है और इसके लिए इसके फिर से उभरने की आशंका है। हालांकि अगर मणिपुर में पूर्ण रूप से आंतरिक जातीय विद्रोह भड़क उठता है तो सेना को अपनी तैनाती वहां पर दोगुनी करनी होगी। ऐसी हालत में मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या फिर असम पर इसका बड़ा असर होगा, जो पूर्वोत्तर को 4 दशक पीछे धकेल सकता है। इससे उत्तरी मोर्चे पर सेना की क्षमताओं पर भी गंभीर असर पड़ने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, विशेष
रूप से बीजेपी के लिए ये विवेकपूर्ण होगा कि वो पूर्वोत्तर के प्रति अपनी जो नजरिया है उसकी समीक्षा एक बार फिर से करे। इस क्षेत्र में सांप्रदायिक और बहुसंख्यकवादी तर्क लागू नहीं हो सकता जो बीजेपी हर जगह करती है। इसके लिए धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक शासन की आवश्यकता है जो जातीय और जनजातीय हितों की रक्षा करता हो। मौजूदा हालात में 1960 और 70 के दशक के समान हालात वहां दिखते हैं। एकमात्र अच्छी बात यह है कि अभी अलगाववाद उपस्थित है, वहां पर ऐसा नजर नहीं आता। राजनेताओं ने वहां पर अपने फायदे के लिए इस समस्या को पैदा किया है, ये स्पष्ट तौर पर अब दिखाई देने लगा है और इसको हल करने का भी वही रास्ता है। और आखिर में एक बात और कि मणिपुर जल रहा है और नीरो जो है वो मस्त बांसुरी बजा रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात क्या हैं। हथियारों की आवाजाही कैसे हो रही है, सुनने में ये आ रहा है कि हथियार जो नागालैंड में हैं उसमें बहुत सारे बड़े लोगों का हाथ है, चाहे वो म्यांमार में डील हो रही हो, क्योंकि म्यांमार में हजारों करोड़ के हथियार भारत की ओर से सप्लाई किए जाते हैं, उनकी स्मगलिंग की जाती है और इसमें बड़े लोगों का हाथ है, बड़े राजनेताओं के रिश्तेदारों का हाथ है। ऐसे भी आरोप वहां पर कुकी और मैतेई समुदाय के लोग लगाते हैं और जो तमाम संगठन वहां काम कर रहे हैं वो लगाते हैं। वो नेता कौन है, उनका बेटा कौन है, कौन लोग एक्टिव हैं वहां पर, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आखिर में वही बात कि नीरो मस्त है, वो अपनी बांसुरी बजा रहा है, मणिपुर जल रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को यह कार्यक्रम देखने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।